फ्रेंड्स, कल हमने देखा था किस तरीके से एक आदर्श गैस में विचलन आता है और उस विचलन के कारण क्या थे। आज हम देखेंगे इन विचलनों को ध्यान में रखते हुए यदि हम किसी रियल गैस के लिए एक समीकरण की व्युत्पत्ति करें तो उसे किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। जो समीकरण वास्तविक गैसों के लिए व्युत्पन्न की गई या डिराइव की गई उसे हम कहते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो आज हम वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल समीकरण या वैन डर वाल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि विचलन के दो कारण थे। एक तो कारण था कि अणुओं का वास्तविक आयतन हम नगण्य नहीं मान सकते यदि प्रेशर को बढ़ा दिया जाए। दूसरा था कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है जिसे हम हाई प्रेशर पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे कि जो हमने समीकरण आदर्श गैसों के लिए व्युत्पन्न की थी PV = RT, उसमें किस प्रकार से वॉल्यूम और प्रेशर में हम करेक्शन करें कि वह समीकरण वास्तविक गैसों के लिए वह समीकरण वास्तविक गैसों के लिए लागू की जा सके। तो इसका पहला पॉइंट है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम में हम किस प्रकार से संशोधन करें। इसके लिए माना कि एक पात्र में हमने गैस ली और उस पात्र का आयतन V है। अब क्या हम देखेंगे कि ये जो पात्र का आयतन V है, इस पूरे आयतन V में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र है। सामान्य ताप व दाब पर तो माना जा सकता है, लेकिन जब हम हाई प्रेशर लेते हैं और अणु जब पास में आते हैं उस समय चूँकि पात्र का आयतन कम हो चुका है तो हम विचरण के लिए जो आयतन प्रयोग करेंगे वो वास्तव में V न होकर कुछ अन्य होगा। उसमें से हमको कुछ आयतन जिसमें अणु गति नहीं कर सकते उसको निकालना होगा। उस आयतन को हम बोलते हैं निष्कासित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो वास्तव में जो अब गैस के अणुओं के विचरण के लिए आयतन हमारे सामने अवेलेबल होगा वह होगा VI = V - B, जहाँ पर स्मॉल b को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या निष्कासित आयतन बोलते हैं। ये वास्तव में निष्कासित आयतन क्या होता है? इस निष्कासित आयतन की कैलकुलेशन करने के लिए हम चित्र के अनुसार दो अणुओं की कल्पना करते हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन जैसा कि आप जानते हैं 4/3 πr³ लेना होता है। लेकिन यहाँ पर हम मानते हैं कि एक अणु का व्यास सिग्मा है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? σ/2। जब ये दोनों अणु टकराने के लिए एक दूसरे के पास में आएंगे तो चित्रानुसार वे दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को टच करेंगे। उस समय जब ये टच करेंगे तो उस बाउंड्री के अंदर अणु गति नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेस इन अणुओं ने ले लिया है। तो जो वास्तव में निष्कासित आयतन होगा वह जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक शेडेड जो सर्किल बन रहा है, आच्छादित जो स्फीयर बन रहा है, उसके आयतन के तुल्य होगा। तो चित्र के अनुसार यदि एक अणु की त्रिज्या सिग्मा है तो दूसरे अणु की त्रिज्या σ/2 है तो दूसरे अणु की त्रिज्या भी σ/2 होगी और इन दोनों के स्पर्श से जो स्फीयर बनेगा उसकी त्रिज्या होगी σ/2 + σ/2 दैट इज सिग्मा। इसका मतलब इस जो शेडेड स्फीयर बना है इसका आयतन कितना हो जाएगा? ये होगा 4/3 πσ³। ये आयतन दो अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड है, निष्कासित है। तो एक अणु के लिए निष्कासित आयतन क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल विल बी हाफ एंड इन ब्रैकेट 4/3 πσ³। इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4/6 πσ³। ये वास्तव में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो कि हमको
V में से घटाना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। और एक अणु का आयतन क्या होगा? एक अणु का आयतन होगा 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का होल क्यूब। सिग्मा बाई 2 क्यों? क्योंकि यदि अणु का व्यास सिग्मा है तो उसकी त्रिज्या सिग्मा बाई 2 होगी। तो ये समीकरण या ये इक्वेशन बन जाएगी 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। आप यदि इक्वेशन नंबर 2.28 और इक्वेशन नंबर 2.29 को देखें तो आप देखेंगे कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, निष्कासित आयतन है, वह एक अणु के आयतन का 4 गुना है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू द 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। अब आप देखिए, हमने लिख दिया 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। इसी को यदि हम एक मोल के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो एक मोल में कितने अणु होते हैं? इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए n या Na से, वेयर n इज द एवोगाड्रो नंबर। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? B इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई n इन ब्रैकेट 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, जहाँ पर n एवोगाड्रो नंबर है, सिग्मा याद रखिएगा एक अणु का व्यास है। तो ये आयतन यदि हम एक मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हमें B इज इक्वल टू 4n इन ब्रैकेट 1/6 बाई सिग्मा क्यूब लिखना होगा। तो ये कहलाता है वॉल्यूम में करेक्शन। दूसरा हम देखते हैं प्रेशर में करेक्शन। प्रेशर में करेक्शन देखने के लिए या दाब में संशोधन देखने के लिए आप चित्रानुसार 2 अणुओं की कल्पना कीजिए। एक अणु A जो लगभग पात्र के मध्य में है और एक अणु B जो पात्र की दीवार से टकराने जा रहा है। यदि हम अणु A को देखें तो ये चारों तरफ अन्य अणुओं से घिरा हुआ है, यानी इस केंद्रीय अणु पर अन्य अणुओं के द्वारा आकर्षण बल लग रहा है और ये बल इस प्रकार से है कि इस पर नेट आकर्षण बल 0 हो जाएगा। सारे मॉलिक्यूल्स से लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे एंड नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल मॉलिक्यूल दैट इज A विल बी 0। लेकिन यदि यही अणु पात्र की दीवार से टकराया, जैसा B अणु को देखकर हम देख सकते हैं, तो ये अणु अंदर की तरफ तो मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन पात्र की दीवार में चूंकि अन्य कोई अणु नहीं है तो वहाँ पर इस पर अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब ये अणु अंदर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो देखा जाए तो वास्तव में ये उस प्रेशर से नहीं टकरा रहा जिस प्रेशर से इसको टकराना चाहिए था। क्यों नहीं टकरा रहा? क्योंकि इसको अंदर वाले अणु आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो प्रेशर होगा वो जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था उससे कुछ ज़्यादा होगा। तो आदर्श गैस समीकरण में जब हम P रख रहे थे वहाँ हमको रखना होगा P प्लस सम एक्स्ट्रा प्रेशर एंड दैट इज नोटेड बाय स्मॉल p। तो आदर्श गैस के लिए ये प्रेशर क्या बन गया? Pi इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस स्मॉल p। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर स्मॉल p है वो किन बातों पर निर्भर करता है? ये एक्स्ट्रा प्रेशर P 2 बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1, गैस के अंदर कितने अणु हैं, और नंबर 2, पात्र की दीवारों से कितने अणु टकरा रहे हैं। नंबर 1, गैस के अंदर कितने अणु हैं, ये वास्तव में निर्भर करता है गैस की डेंसिटी पर। जितनी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही गैस के अणु भी ज़्यादा होंगे। उसी प्रकार कितने अणु टकरा रहे हैं ये भी गैस की डेंसिटी पर निर्भर करेगा। जितनी गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी अणु पात्र की दीवारों से टकराएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये 2 बार डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो वी कैन राइट P इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। और रो किस पर निर्भर करती है? रो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
तो हम लिख सकते हैं रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वास्तव में क्या बन गया, रो को हम यदि डेंसिटी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लें तो रो विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, एंड when rho is inversely proportional to 1/v square, it means P is also inversely proportional to 1/v square. तो क्या बन गया, P is inversely proportional to v square, या P is equal to a constant A upon v square, जहाँ पर A एक कांस्टेंट है। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो कितना हो गया, ये हो गया A अपॉन वी स्क्वायर। तो पी आई कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर। अब हम आसानी से आदर्श गैस समीकरण में करेक्शन कर सकते हैं। P की जगह तो हमको लिखना पड़ेगा P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, और V की जगह हमको लिखना होगा V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो एक अणु के लिए जो वैन डर वाल्स समीकरण आई वो समीकरण क्या हुई, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इन ब्रैकेट V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। और यदि इसी को हम n मॉलिक्यूल्स के लिए लिखें तो ये समीकरण बन जाएगी P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इन ब्रैकेट, फिर अगेन ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर P is the pressure of gas, V is the volume of the container, A is a van der Waals constant and B is also a van der Waals constant, and N is the number of molecules। इसी समीकरण को हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ये वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A एंड B जो हमने यहाँ पर निकाले हैं इनकी नेचर क्या है। तो इसके लिए हमको वापस अपने P पर जाना होगा, स्मॉल p पर। हमने देखा था भी स्मॉल p वाज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो A इज एक्चुअली इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ पर P को प्रेशर, V वॉल्यूम एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स, सो मोल स्क्वायर। तो A वास्तव में क्या बन गया कि प्रेशर को यदि हम एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस करें, वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करें, मोल को मोल में ही रखें, तो A विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स माइनस 2, ओके, और एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। और इसी तरीके से B एक वॉल्यूम टर्म है, तो B किस में आ जाएगी, B इज इक्वल टू लीटर, और प्रति मोल आप ले रहे हो तो द डायमेंशंस ऑफ द B विल बी लीटर मोल इनवर्स। कल हम देखेंगे A एंड B की डिफरेंट यूनिट्स क्या क्या होती हैं। थैंक यू।